कुछ हफ्ते पहले हमने डेव मेल्जर के 5 स्टार मैचों के इतिहास पर एक वीडियो बनाने का बड़ा कदम उठाया। उसके बाद हमने कमेंट्स को देखा और कोलिजियम की जमीन पर हुई हत्या का सर्वे करने वाले रोमन एम्पायर की तरह नोट्स लिए और वहां हमने एक बहुत ही जरूरी बात समझी। ऐसे बहुत सारे WWE मैच हैं जिन्हें 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली है, जो उन्हें शायद मिलनी चाहिए थी। तो हमने 10 सबसे बड़े मैचों की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें मेल्जर के स्टार रेटिंग सिस्टम ने अनदेखा कर दिया। इसमें काफी कुछ 2000 के दशक से हैं, एक दशक जिसमें WWE बैनर के तहत एक भी 5 स्टार मैच नहीं देखने को मिला, लेकिन कुछ और मॉडर्न मैच भी हैं और पुराने समय में कुछ क्लासिक्स भी हैं। साथ ही इससे पहले कि हम शुरू करें, हम एक दूसरा वीडियो बनाने के लिए सोच रहे हैं जिसमें हम 10 और मैचों को शामिल करेंगे जो इस बार लिस्ट में आने से चूक गए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट्स हमें जरूर बताएं और कोशिश करिए कि आप लोग बहस ना करें, प्लीज। नहीं, सच में बहस ना करिए। रुको, हे भगवान। मैं हूँ जैक कल्टहॉलिक से और ये हैं WWE के 10 मैच जिन्हें 5 स्टार होने चाहिए थे लेकिन नहीं बन पाए। शुरू करते हैं। नंबर 10, रैंडी सैवेज वर्सेस रिकी स्टीमबोट, रेसलमेनिया 3। मुझे यकीन है कि मैं इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान के दिल की बात बोल रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि मैं रिंग में उड़ने वाले और कुछ समरसॉल्ट्स के साथ फ्लिप्स मारने वाले इन खिलाड़ियों को देखकर थक चुका हूँ। हर कूल रेसलिंग फैन जानता है कि धीमा होने और सामने वाले को जकड़ लेने से बेहतर कुछ नहीं है। खैर, शायद कोरियोग्राफ किए गए सीक्वेंस और जबरदस्त एक्शन वाले इस जोशीले मॉडर्न रेसलिंग स्टाइल की जड़ रेसलमेनिया 3 से आती है। हाँ, वही शो जिसमें स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का काफी ऐतिहासिक पल देखा गया था, जिसमें एक बड़ा गोरा आदमी एक ऐसे इंसान को उठाकर पटकता है जिसका दूसरा नाम सच में द जायंट था। और साथ ही मेहनत के मामले में भी ये शो अपने चरम पर दिखा। एक ऐसे दौर में जहां पहले से प्रैक्टिस की हुई कोरियोग्राफी उतनी नहीं होती थी जितनी आज होती है, रैंडी सैवेज और रिकी स्टीमबोट ने अपने आईसी टाइटल के मैच के एक सेकंड को पूरी जान लगाकर प्रैक्टिस किया और इसका नतीजा शानदार था। ये मैच इंडस्ट्री को 2 सबसे टैलेंटेड स्टार्स के बीच अच्छे से खेला गया एक रोमांचक मैच है। उस समय WWF के दर्शकों को जो कुछ भी देखने की आदत होगी, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर था। वही पुरानी और शानदार हील वर्सेस बेबी फेस वाली कहानी की ठोस नींव पर बना ये मैच शानदार पलटवार से भरा था और हर पल में रुख बदल रहा था, जिसमें कुछ महीनों पहले माचो मैन के खिलाफ घायल होने के बाद स्टीमबोट रिंग में अपनी वापसी कर रहे थे। और हाँ, अगर आप मैच पहली बार देख रहे हैं तो ये आज के दर्शकों को शायद उतना शानदार ना लगे, लेकिन इसकी शोहरत और इसके लिए चारों तरफ जोश को देखते हुए ये सही भी लगता है। लेकिन अगर इसे उस समय के मुताबिक पूरी तरह से देखा जाए तो बिना किसी शक के ये एक शानदार मैच कहा जाएगा। नंबर 9, द रॉक वर्सेस हॉलीवुड हल्क होगन, रेसलमेनिया 18। जब भी 5 स्टार मैचों की बात आती है तो आमतौर पर ये माना जाता है कि मेहनत ही सब कुछ होगा, लेकिन अगर बिल्डिंग में कोई मैच देखने वाला ही नहीं है तो एक अच्छा मैच खेलने का क्या फायदा। यहीं पर एंट्री होती है मेगा स्टार्स की, जो टिकट्स बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी बड़ी मसल्स का और अपनी भारी आवाज और अपने बड़े वो बहुत बड़े होते हैं, है ना। कभी कभी मैच की स्टार पावर इतनी गजब की और इतनी बड़ी होती है कि ये मैच की क्वालिटी को ही बढ़ा देती है, वो भी पहले पंच मारे जाने से भी पहले। रेसलमेनिया 18 में रॉक और होगन के मैच में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मेल्जर की रेटिंग के विरोध में लोग अक्सर इस मैच का जिक्र करते हैं। हाँ, ये फुर्ती या यहाँ तक कि रेसलिंग के बुनियादी सिद्धांतों के मामले में सबसे अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन जरा भीड़ की आवाज सुनिए। और वो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि रॉक वर्सेस होगन बहुत सी चीजों को दिखा रहा था। अब तक के रेसलिंग के 2 सबसे बड़े नामों के बीच ये एक ड्रीम मैच था। ये अलग अलग पीढ़ियों के बीच की लड़ाई थी और इसमें WWF और WCW की भावना भी थी, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि एक्शन उतना खराब भी नहीं था। द रॉक और होगन ने काफी समझदारी से उस मैच में लड़ाई लड़ी, फैंस की हील और बेबी फेस की उम्मीदों में बदलाव करके, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि दर्शक हल्कस्टर को बू नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आज वो रिमैच करते तो शायद ये थोड़ा अलग हो सकता था, लेकिन ये तो 2002 का समय था और द रॉक ने हील बनने का फैसला किया। ये एक बहुत अच्छा फैसला था जिसने होगन की बड़ी वापसी को रेसलमेनिया के इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में से एक बना दिया। हालांकि शुक्र है कि तब भी सही फैसला हुआ, क्योंकि द रॉक को फिर भी जीत मिली। नंबर 8, सैमी ज़ेन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, NXT टेकओवर डैलास। मैं आपसे सच कहूंगा, मैंने ये मैच इस नंबर पर इसलिए रखा ताकि मैं ये वाले और पिछले वाले के बीच एक दिलचस्प तुलना कर सकूं, जिससे मैं वाकई में बहुत तेज दिमाग वाला दिखूंगा। द रॉक वर्सेस हल्क होगन को इस हाइप के ऊपर बनाया गया था कि लोग द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में 2 सबसे बड़े मेगा स्टार्स को लड़ाई करते देखना चाहते हैं। लेकिन ज़ेन वर्सेस नाकामुरा से हम देख सकते हैं कि आने वाले 1.5 दशक के दौरान रेसलिंग के फैंस कितने बदल गए। जब WWE ने न्यू जापान से कुछ बड़े नामों को अपने साथ शामिल किया, जिसमें AJ स्टाइल्स और द गुड ब्रदर्स शामिल थे, तो सोशल मीडिया बीच में आया और इन्हें प्रमोट करके कंपनी का काम आसान कर दिया। शानदार और तेज दिमाग वाले फैंस जो पहले से ही न्यू जापान के रोस्टर को जानते थे, उन्होंने डरपोक और बेवकूफ फैंस की जगह ले ली जो अभी तक इंटरनेशनल रेसलिंग की दुनिया को जान ही नहीं पाए थे। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ऑनलाइन
ऑनलाइन चल रही इस बहस ने हर किसी को एहसास कराया कि कम से कम NXT के लिए सबसे दिलचस्प साइन किए गए लोगों में से एक शिंसुके नाकामुरा थे। नाकामुरा ने पहले ही न्यू जापान में एक मॉडर्न ग्रेड के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। तो जब WWE ने रेसलमेनिया वीकेंड पर सैमी ज़ेन के खिलाफ उनका डेब्यू बुक करने का फैसला किया तो लोगों की उत्सुकता आसमान पर पहुंच गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजे स्टार्स मायने नहीं रख, लेकिन शिंसुके नाकामुरा वो तो WWE साइनिंग में बाकियों के जैसे साधारण नहीं थे, है ना। न्यू जापान में एक बहुत बड़े स्टार जिसने काफी अलग तरीके से रेसलिंग की थी, तो वहाँ से इस सारी उत्सुकता और इस सारी हाइप के साथ मैच को तो सिर्फ खुद को साबित करना था और उसने ऐसा ही किया। ज़ेन और नाकामुरा ने डेलास में एक पूरा दिमाग हिला देने वाला मैच खेला जो वेस्टर्न दर्शकों के लिए शिंसुके का सही परिचय था, जिसमें उनके परफेक्ट ओपोनेंट ने उनकी रेसलिंग स्टाइल को निखार दिया। और हाँ, सैमी वाकई एक जोरदार हमला करने वाले नाकामुरा के लिए पिन बॉल की तरह उछले, लेकिन उन्होंने अपना खुद का कुछ शानदार ऑफेंस भी दिखाया। अगर ये कहानी एक मास्टर क्लास थी कि बिना कुछ ज्यादा करे कैसे बड़ी छाप छोड़ी जाए, तो ये मैच अपने आप में कोई कमी नहीं छोड़ता। इसके अलावा ये सच में दोनों रेसलर्स के करियर का सबसे ऐतिहासिक मैच है। नंबर 7, शॉन माइकल्स वर्सेस द अंडरटेकर, रेसलमेनिया 26। कई लोग माइकल्स और टेकर के पहले रेसलमेनिया मैच को अब तक का सबसे शानदार रेसलमेनिया मैच मानते हैं, और जबकि वो गलत हैं, क्योंकि वो तो रेसलमेनिया 13 में ब्रेट वर्सेस ऑस्टिन का मैच है। लेकिन मैं फिर भी उनकी बात का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं वाकई एक महान इंसान हूँ। लेकिन मजाक बात में, रेसलमेनिया 25 के HBK वर्सेस टेकर को आज तक के सबसे शानदार मैच के तौर पे याद किया जाता है। लेकिन कभी कभी मैं रात में जागकर सोचता हूँ कि इसने अपने ही सीक्वल को पीछे छोड़ दिया। रेसलमेनिया 26 का रीमैच मेहनत के मामले में अपने पिछले मुकाबले के बराबर नहीं है, और ये ठीक है। लेकिन इसके पीछे की एक रेसलिंग फैन के तौर पे मेरी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी स्टोरी लाइन है, जो कि मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसके बारे में वीडियो पर काफी बार बात की है, क्योंकि मैं हमेशा इसे अपने पसंदीदा कहानी में से एक के एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। लेकिन फिर भी ये रही वो कहानी। शॉन निराश हैं क्योंकि वो रेसलमेनिया 25 में द अंडरटेकर को या उनकी स्ट्रीक को नहीं हरा सके, तो उन्होंने अंडरटेकर को रीमैच खेलने का चैलेंज दिया और टेकर ने मना कर दिया। इसके बाद शॉन ने रॉयल रंबल जीतकर एक टाइटल मैच में अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, क्योंकि टेकर इस समय तक एक चैंपियन बन गए थे। लेकिन शॉन एलिमिनेट हो गए और बहुत दुखी हो गए। शॉन ने फिर एलिमिनेशन चैम्बर में अंडरटेकर को टाइटल हरवा दिया, जहां वो एक डेस्परेट डाइवोर्स्ड काउबॉय डैड की तरह फ्लोर फाड़ के बाहर आए और डेडमैन के राज को खत्म कर दिया। इसने टेकर को रीमैच खेलने के लिए उकसा दिया, लेकिन एक शर्त पर, अगर HBK हार जाते हैं तो उन्हें हमेशा के लिए रिटायर होना पड़ेगा। इस कहानी में ट्विस्ट और टर्न भले ही सबसे ज्यादा पेचीदा ना हो, लेकिन फिर भी इसमें ड्रामा सबसे ज्यादा था। दांव पर इतनी बड़ी चीजें लगने और WWE में दोनों खिलाड़ियों के बीच लंबा इतिहास होने के कारण ये रेसलिंग स्टोरी टेलिंग का एक शानदार उदाहरण बन जाता है। और ये सिर्फ मेरी राय है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग भी ये मानते हैं। ये एक शानदार कहानी थी। मैच भी अपने आप में काफी शानदार था। शायद एक साल पहले वाले मैच के जैसा परफेक्ट ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक बूढ़े हो रहे लेजेंड की कहानी है जो करो या मरो की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। तो मैं कुछ हद तक धीमी गति को नजरअंदाज कर सकता हूँ, जिसमें वाकई में इस ड्रामा को आगे बढ़ाने का समय मिलेगा। ये अभी तक के सबसे शानदार करियर का एक खूबसूरत अंत था, है ना शॉन? क्या मैंने सही कहा? क्या ये खूबसूरत अंत नहीं था? सऊदी अरेबिया में आपको वापस आकर इसे क्यों बर्बाद करना था? आपने क्यों? नंबर 6, ब्रेट हार्ट वर्सेस ओवेन हार्ट, रेसलमेनिया 10। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि भाई सबसे बुरे होते हैं। क्या मैं सही हूँ ना? वो हमेशा आपको पोकेमॉन कार्ड्स चुराना पसंद करते हैं और बेरीज और क्रीम का वो बाउल खाना पसंद करते हैं, जिसे आपने अपनी गली में मौजूद मैना हाउस के बगीचे से चुराई हुई बेरीज के साथ प्यार से तैयार किया है। ये कितना बेकार है। मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ कि रेसलमेनिया 10 में ब्रेट हार्ट को शायद वैसा ही कुछ लगा होगा। ओवेन ने अपने बड़े भाई को धोखा दिया, जिसके कारण रेसलमेनिया के इतिहास का सबसे शानदार ओपनिंग मैच देखने को मिला, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। अजीबोगरीब लास वेगास कार पार्किंग जैसी जगह पर हुए शो के बाद, जो कि मेनिया 9 था, अगले साल की कोशिश एक शानदार टेक्निकल रेसलिंग मैच के साथ चीजों को वापस बेसिक्स में ले जाने से शुरू हुई और रिंग के अंदर के दो महान खिलाड़ियों का टैलेंट और साथ ही लड़ाई कर रहे दो भाइयों की आपसी दुश्मनी के कारण एक रोमांचक मुकाबला हुआ। एक ऐसा मुकाबला जिसे एक शानदार मैच बुक करने के कारण भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि इसमें ओवेन जीत गए। ये और भी चौंकाने वाला था जब आप ये बात देखेंगे कि ब्रेट ने शो के अंत में WWF चैंपियनशिप जीत ली, जिसने सीधे सीधे ओवेन को तुरंत टाइटल मैच के लिए एक दावेदार बना दिया और SummerSlam 94 में उस बेहतरीन स्टील केज रीमैच की नींव रख दी। और उस केज मैच को 5 स्टार्स मिले, लेकिन इसे नहीं मिला और हमें लगता है कि ये बहुत दुखद है। नंबर 5, ट्रिपल एच वर्सेस कैक्टस जैक, रॉयल रंबल 2000।
ठीक है, हम इस वीडियो में हथियारों की बात किए बिना काफी आगे आ चुके हैं। कुर्सियों, टेबल्स, रिंग बेल, थंब टैग्स और कुछ लकड़ी के टुकड़े जिसके चारों ओर कांटेदार तार लपेटी हुई हो, ये सारी चीजें ट्रिपल एच वर्सेस कैक्टस जैक के मैच को दी आइकॉनिक WWE स्ट्रीट फाइट बनाने में सबसे जरूरी चीजें थी। ये मैच एक साधारण सी कहानी पर बनाया गया था। ट्रिपल एच को लगा कि वो मैनकाइंड के खिलाफ अपने टाइटल को बचा रहे थे, जबकि असल में वो कैक्टस जैक के खिलाफ इसका बचाव कर रहे थे। और जो नहीं जानते उनके लिए ये दोनों एक ही आदमी है, लेकिन वो जिसे दूसरों को दर्द देने में मजा आता है, ना कि मैनकाइंड की तरह अजीब आवाजें निकालने में, एक अजीब लेदर मास्क पहनने में और अपने एक मोजे को इधर उधर लहराना। ये अक्सर कहा जाता है और बिना किसी सफाई के कि इस मैच ने ट्रिपल एच को बनाया। तब तक वो एक बहुत अच्छे लेकिन एक तरह के घमंडी हील चैंपियन रहे थे, लेकिन फोली के खिलाफ टिककर और यहाँ तक कि उन्हें हराकर वो ऐसे टॉप विलन बन गए जिन्होंने आने वाले कई सालों तक राज किया। फोली भी आगे जाकर इसी तरह के मैचों में रैंडी ऑर्टन और एच जैसे रेसलर्स को बड़ा नाम बना रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला तीनों में से सबसे ज्यादा आइकॉनिक है। और इस मैच के दौरान सारी क्रूरता के लिए मैं इसके किसी भी हिस्से से पसंदीदा पल को चुन सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सबसे पसंदीदा पल था इस मैच का अंत, जिसमें फोली ने बिना सोचे समझे ट्रिपल एच की पेडिग्री से किकआउट किया ताकि वो उसे थंब टैग्स में मुंह के बल एक और बार पेडिग्री मार सके। और वो मार खाने के लिए उन्हें 5 स्टार्स भी नहीं मिले, हालांकि उन्हें मिलने चाहिए थे और इसीलिए वो इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 4, ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स वर्सेस क्रिस बेनवा, रेसलमेनिया 20। जाहिर तौर पर बेनवा हमेशा से एक मुश्किल मुद्दा रहे हैं, लेकिन इस मैच को नजरअंदाज करना भी मेरे ख्याल से बाकी के 2 खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने इसे एक शानदार मैच बना दिया, ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स। कई लोग रेसलमेनिया 30 में डैनियल ब्रायन की जीत को रेसलिंग के इतिहास में इस शो की सबसे परफेक्ट हैप्पी एंडिंग बताते हैं, और उनकी बात काफी हद तक सच भी है। हालांकि उस मैच से पहले उससे भी एक बेहतर मैच करीब 10 साल पहले हुआ था, जब बेनवा आखिरकार छोटे साइज के अंडरडॉग होने के बावजूद टाइटल जीत गए थे, क्योंकि उनमें एक असली रेसलर्स को हराने की ताकत थी। और जबकि इतिहास में जाहिर तौर पर ब्रायन की जीत को और प्यार से याद किया जाता है, इस पर बहस करना मुश्किल है कि वो मैच इससे बेहतर था। मुझे सच में लगता है कि रेसलमेनिया 20 का मैच रेसलिंग की क्वालिटी के मामले में काफी आगे है। बेनवा का जिद्दी और बिना किसी शो ऑफ वाला अंदाज एचबीके के शो स्टॉपर स्टाइल के साथ काफी अच्छी तरह से भिड़ा, और ट्रिपल एच के खतरनाक हील वाले अंदाज से भी। ये सब कई बार अंत के करीब पहुंचकर रुकते हुए सबके होश उड़ाता हुआ अपने अंत में एक शानदार जीत के साथ खत्म हुआ। और एक बार फिर इस मैच को इन दिनों उतना प्यार मिलते हुए से देखना मुश्किल है, खास करके बेनवा को इस तरह के हीरो की भूमिका निभाते हुए देखना, लेकिन मैच की क्वालिटी को नकारा नहीं जा सकता। नंबर 3, साशा बैंक्स वर्सेस बेली, NXT टेकओवर ब्रुकलिन। शुक्र है कि इन दिनों WWE में विमेंस रेसलिंग 10 या 15 साल पहले की तुलना में काफी हद तक बदल चुकी है। महिलाओं के मैच को पे पर व्यू का मेन अट्रैक्शन या कार्ड पर सबसे बड़े मैच के तौर पे देखना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। 2010 के दौरान ऐसे कई पल थे जिन्होंने विमेंस रेसलिंग को आगे बढ़ाने में मदद की, जैसे कि एजे ली और पेज जैसे स्टार्स के काम और बेकी लिंच का शानदार ढंग से आगे बढ़ना। लेकिन रिंग की आर्ट के मामले में मेरी राय में सबसे अच्छा पल टेकओवर ब्रुकलिन में देखने को मिला था। साशा बैंक्स और बेली ने अपने NXT के झगड़े के दौरान रेसलिंग की सभी कहानियों में से सबसे आसान कहानी दिखाई, जिसमें एक घमंडी हील चैंपियन के खिलाफ एक हिम्मत वाली और मासूम बेबी फेस खड़ी थी। लेकिन एक बार जब उन्होंने आखिरकार रिंग में कदम रखा तो उन्होंने इस पुरानी कहानी को मॉडर्न एरा में बहुत ऊपर उठा दिया। इसके बाद एक बेहतरीन मॉडर्न डे मेन इवेंट हुआ। हालांकि ये असल में शो का मेन इवेंट नहीं था, जिसमें 2 महिलाएं एक साथ रेसलिंग न केवल एक दूसरे के लिए और खुद के लिए कर रही थी, बल्कि विमेंस रेसलिंग को आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी। मैच को इस नजरिए से देखने से ये और इमोशनली एंगेजिंग मैच बन जाता है, और साथ ही साथ अच्छाई और बुराई की एक सीधी लड़ाई तो ये था ही। हालांकि इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इन सब चीजों के बिना भी सिर्फ ये मैच भी पूरी तरह से धमाकेदार था। नंबर 2, DIY वर्सेस द रिवाइवल, NXT टेकओवर टोरंटो। शोहरत के मामले में मुझे लगता है कि ये मैच इस लिस्ट में थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन ये तो मेरी लिस्ट है और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, ठीक है? नहीं, मैं अपनी सब्जियां नहीं खाना चाहता और मैं समय पर सोने नहीं जाना चाहता। तुम क्या कर लोगे? हम NXT के साथ थोड़े समय के लिए जुड़े रहेंगे और शायद अब तक का मेरा पसंदीदा NXT मैच जॉनी गार्गानो, टोमासो चैम्पर और द रिवाइवल के बीच 3 फोर्स क्लासिक मैच में से 2 क्लासिक के बारे में बात करने का समय आ गया है, जो अब बेशक FTR के नाम से जाने जाते हैं। साफ तौर पे इसमें शामिल 4 खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ बदल गया है। DIY अलग हो गए हैं, उनमें दुश्मनी हो गई है और अलग अलग रास्ते चल दिए, और अब आखिरकार दोनों खुद इस बार मेन रोस्टर पर वापस आ गए हैं। द रिवाइवल तो वो वही चीज कर रहे हैं जो उन्होंने पहले की थी, यानी कि शानदार टैग टीम मैचेस खेलना और वाकई बहुत ही अच्छे से खेलना। केवल अब मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि वो ऐसा करने के लिए कहीं काफी ज्यादा तारीफों के मजे ले रहे हैं, और ये उनके लिए अच्छा है। हालांकि ये मैच दोनों टीमों के बीच कुछ बेहतरीन पलों से भरा हुआ था, और सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये मेल्जर के 5 स्टार लिस्ट से
बाहर रहने वाले मैचों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाला हो सकता है। मेरा मतलब है कि ये वाकई में हर चीज में अच्छा था। शानदार इन रिंग एक्शन, बहुत ही बेहतरीन और क्रिएटिव ट्विस्ट और टर्न से भरा एक मैच, एक बहुत ही मजबूत हील वर्सेस बेबी फेस की कहानी जो भीड़ में जोश भर रही थी। यहाँ तक कि ये कनाडा में हुआ था जहाँ अच्छी रेसलिंग का जन्म हुआ था। जापान के साथ साथ जाहिर है हम जापान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अगर रेसलिंग एक बच्चा होता तो कनाडा और जापान इसके स्ट्रिक्ट माता पिता होते। वैसे अमेरिका रेसलिंग का मजेदार अंकल है और मेक्सिको उससे भी ज्यादा मजेदार अंकल है। रेसलिंग के मामले में वहाँ बहुत पागलपन और अफरा तफरी मची रहती है और कभी कभी मुझे लगता है यूके एक सख्त स्कूल टीचर के जैसा है। मुझे अब इस बकवास को खत्म कर देना चाहिए। इस मैच को फिर से देखें और कमेंट्स में मेरे लिए एक जवाब दें कि इसे 5 स्टार्स क्यों नहीं मिले। अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो कोशिश करें कि डेव के साथ ज्यादा गुस्सा ना करें। ये सिर्फ एक आदमी की राय है, लेकिन इस मामले में उनकी राय बहुत गलत है। नंबर 1 शॉन माइकल्स वर्सेस द अंडरटेकर, रेसलमेनिया 25। बेशक अब आपने ये तो नहीं सोचा था कि मैं नंबर 1 के लिए कुछ और सिलेक्ट करने वाला था, क्यों? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मुद्दे पर बात करें, वो भी बिना मेनिया 25 के शॉन माइकल्स वर्सेस द अंडरटेकर मैच की बात करें। बड़ी बात यह है कि मेल्जर ने 2000 के पूरे दशक में सिर्फ 7 5 स्टार मैच दिए और उन 5 स्टार मैचों में से कोई भी WWE में नहीं किए गए। इस लिस्ट में आने से चूक जाने वाले उन कई सारे शानदार मैचों में सबसे ज्यादा नाम इस मैच का लिया जाता है। मेरा मतलब है कि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस मैच को 5 स्टार्स नहीं मिले। इस मैच की कहानी ये है कि माइकल्स और टेकर मेनिया 25 के मेन इवेंट में शामिल न होने पर थोड़ा नाराज थे, वो भी अब तक के 2 सबसे महान सुपरस्टार्स होते हुए भी और स्ट्रीक दांव पर लगी होने के बाद भी, इसलिए वो काफी चिढ़े हुए थे। इसलिए इसके जवाब में वो मंच पर उतरे, इतना ऐतिहासिक मैच खेला कि WWE अगले साल के मेन इवेंट में रीमैच को बुक करने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ तक कि इस लड़ाई की सबसे जानी मानी गलती, जो कि टेकर की बाहर की ओर एक भयानक छलांग थी, इस मैच का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन गया, जो कुल मिलाकर सबसे बेहतरीन रेसलिंग ड्रामा का प्रदर्शन था। आखिरी का हिस्सा शायद इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। और भले ही इन दोनों फिनिशर्स से किक आउट करने का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के लिए अक्सर इसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जब इसे सही पलों के लिए बचा कर रखा जाए तो ये ब्लॉकबस्टर मैचों को और भी पागलपन के लेवल तक बढ़ा सकता है। और ये लीजिए, ये थे वो 10 WWE मैच जो डेव मेल्जर की राय में 5 स्टार नहीं थे, लेकिन शायद होने चाहिए थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना ना भूलें। हम आगे भी इस टॉपिक पर फिर से बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा।